हेलो दोस्तों, फिर से एक नए क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस यानी विज्ञान के VVS सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपको एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाएगा। तो आज के क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। और समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार उससे आधा होना आवश्यक है। चलिए एक बार और फिर से समझते हैं कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार उससे आधा होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3 बार एग्जाम में आ चुका है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि O2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपचय को थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करता है और यह वृद्धि संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र गोलक हो सकते हैं। इस रोग से बचने तथा आयोडीन की शरीर में कमी दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। चलिए एक बार और समझते हैं कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसका उत्तर है कि O2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। O2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है और हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपचय को थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करता है। यह वृद्धि संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी, यदि हमारे भोजन में आयोडीन यानी आयोडीन नमक की कमी रहेगी तो गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्रगोलक हो सकते हैं। अगर हमारे शरीर में भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो गर्दन में, यहाँ पर देख सकते हो किसी किसी का फूल जाता है गर्दन पर, वहीं गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्रगोलक हो सकते हैं। इस रोग से बचने तथा आयोडीन की शरीर में कमी दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एंड खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए। पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एंड खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है कि तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है क्योंकि दही खट्टा होता है और तांबे के साथ दही की अभिक्रिया दही में लैक्टिक अम्ल होने के फलस्वरूप धातु लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। चलिए एक बार और समझते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए, याद रखिएगा। दही अम्लीय गुण होता है, दही अम्लीय गुण होता है क्योंकि दही खट्टा होता है। तो जब अम्लीय है तो दही खट्टा हुआ, क्योंकि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, इसलिए क्योंकि दही खट्टा होता है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया में लैक्टिक अम्ल होने के फलस्वरूप, यहाँ पर दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। लैक्टिक अम्ल होने के फलस्वरूप धातु लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। बहुत सिंपल है, आप लोग इसे 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4
4 नंबर क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखे। विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखना है, बहुत सिंपल है। तो चलिए हम विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखते हैं। तो पहला उपयोग यहाँ पर है कि पीने वाले पानी के लिए जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका उपयोग होता है। पहला उपयोग क्या है, तो पीने वाले जब हम पीते हैं, जो पानी हम पीते हैं वह जीवाणुओं को नष्ट करने में भी विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ताकि वह पानी फ्रेश होके साफ होके, इसलिए विरंजक चूर्ण का उपयोग यहाँ पर पानी के जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। और 2 नंबर उपयोग है कि न सिकुड़ने वाली ऊन का भी इसकी सहायता से निर्माण किया जाता है। न सिकुड़ने वाली ऊन का इसकी सहायता से ही निर्माण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। बहुत सिंपल है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि शरीर की उपचायी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन क्या है, बहुत सिंपल है। तो शरीर की उपचायी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थ मतलब गंदा पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। बहुत सिंपल है। उत्सर्जन क्या है, तो हमारे शरीर में जितना भी गंदगी होता है वह बाहर निकलता है, वही उत्सर्जन है। इसके बारे में आप लोग लिख दीजिएगा तो 2 अंक मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है कि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समानांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती हैं। उत्तल लेंस के द्वारा, याद रखिएगा, उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समानांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती हैं। एक बिंदु पर मिलती हैं, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसारित कर देता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। और क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर उत्तर है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत सिंपल है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देख सकते हो कितना सिंपल है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि जब एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है, वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो जब एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है। जब एक यौगिक टूटता है और 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है, तो वही तो वियोजन अभिक्रिया है। कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। ये क्वेश्चन तो अभी याद हो गया आप लोगों को कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो जब एक यौगिक टूटता है और 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है, तो वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, बहुत सिंपल है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है कि अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती हैं। अतः यह जल न जाए, इससे बचाने के लिए हम केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। बहुत सिंपल है। सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबाकर रखा जाता है, तो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर, जब हम सोडियम धातु खुला रख देते हैं तो साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगता है। अतः यह जल ना जाए, इससे बचने के लिए हम केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। बहुत सिंपल है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वाहन में क्या अंतर है। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों का वाहन में क्या अंतर है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है कि जाइलम निर्जीव ऊतक है। याद रखिएगा कि जाइलम निर्जीव ऊतक है। यह जड़ों से जल और घुले हुए लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम सजीव ऊतक है। यह पत्तियों के तैयार शर्करा को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। जाइलम ऊपर की तरफ गति करने में सहायक है और फ्लोएम नीचे की तरफ गति कराती हैं। बहुत सिंपल है। चलिए एक बार और देखते हैं। तो इसका उत्तर है
कि जाइलम निर्जीव ऊतक हैं। जाइलम क्या है? तो जाइलम निर्जीव ऊतक हैं और यह जाइलम जड़ों से जल और घुले हुए लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम सजीव ऊतक हैं। जाइलम निर्जीव ऊतक हैं और फ्लोएम सजीव ऊतक हैं। यह पत्तियों में तैयार शर्करा को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। यह पत्तियों में तैयार शर्करा को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। और जाइलम ऊपर की तरफ गति करने में सहायक हैं और फ्लोएम नीचे की तरफ गति कराती हैं। आप लोग चाहे तो इसे अलग अलग लिख सकते हो, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग। इस तरह आप लोग बीच में एक लाइन खींचकर इधर जाइलम और इधर फ्लोएम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर एके में किताब में लिखा था इसलिए यहाँ पर एके में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो चलिए हम निकालते हैं इसकी फोकस दूरी। और एक क्वेश्चन 2 अंक में भी आता है और 1 अंक में भी आता है, याद रखिएगा। 2 अंक में 2 बार एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर r बराबर 36 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर त्रिज्या 36 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद यहाँ पर f निकालना है। तो f बराबर एक फार्मूला होता है, f बराबर r/2 होता है। तो r के जगह पर 36 सेंटीमीटर दिया है, यानी त्रिज्या और बट्टा में 2। जब इसे कटाएंगे तो 18 cm आएगा। तो इसका राइट आंसर 18 सेंटीमीटर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे प्रयोगात्मक लाभ क्या है? विद्युत का सबसे प्रयोगात्मक लाभ क्या है? इसका लाभ क्या है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि विद्युत धारा को तारों के सहायता से बहुत कम ऊर्जा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसे किसी अन्य स्थान पर उत्पन्न कर दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। चलिए एक बार और देखते हैं। विद्युत धारा को तारों के सहायता से बहुत कम ऊर्जा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। विद्युत धारा को तारों की सहायता से, विद्युत धारा को तारों के सहायता से बहुत कम ऊर्जा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसे किसी अन्य स्थान पर उत्पन्न कर दूसरे स्थान तक भी ले जाया जा सकता है। बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है। तो चलिए हम अंतर देख लेते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। और एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इससे दो तीन क्वेश्चन 1 नंबर वाला भी बन जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। तो अवतल दर्पण में पहला अंतर है कि इसमें परावर्तन करने वाली चमकीला तल अंदर धंसा होता है। अवतल दर्पण में पहला अंतर क्या है? तो इसमें परावर्तन करने पर जो चमकीला तल होता है वह अंदर धंसा होता है। और उत्तल दर्पण में पहला अंतर है कि इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर को उभरा होता है। इसमें अंदर धंसा होता है और इसमें बाहर को उभरा होता है, याद रखिएगा। और 2 नंबर में यहाँ पर देख लेते हैं अवतल दर्पण में। तो 2 नंबर अवतल दर्पण में है कि इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। और 2 नंबर में है उत्तल दर्पण में कि इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। और 3 नंबर में यहाँ पर है अवतल दर्पण में कि इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं। अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, याद रखिएगा। अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। और 3 नंबर में है उत्तल दर्पण में कि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। और 4 नंबर में है अवतल दर्पण में कि इसमें प्रतिबिंब 12 छोटा तथा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार का बनता है।
अवतल दर्पण में 12 छोटा और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में है 4 नंबर अंतर किसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, और उत्तल दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। तो इस क्लास में इतना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में थे कितना आप लोग को याद था, कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।